हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आज की क्लास में। ये जो हमारी ग्रुप डी वाली क्लास चल रही है और आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है एकदम शुरू से बेसिक से चीजें आपको बताई जा रही हैं इस क्लास के अंदर। तो जो आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप जानते हैं 16 तारीख से, आपके 16 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हुआ है और आपको सारी चीजें क्या मिल रही हैं, एकदम शुरू से मिल रही हैं, प्रारंभ से सारी चीजें, बेसिक से सारी चीजें मिलने वाली हैं। और ये बेसिक से स्टार्ट किया गया है क्लास और अंत तक चलेगा जब तक आपकी परीक्षा ना समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आपकी परीक्षा की समाप्ति तक ही क्लास चलने वाला है, सारे क्लास चलने वाली है। और इस क्लास के अंदर जो ग्रुप डी का एक क्लास आपका मैंने शुरू किया है, इसके अंदर आपको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ संविधान पढ़ाऊंगा, उसके बाद भूगोल पढ़ाऊंगा, बाकी सारी चीजें, इतिहास वगैरह जो चीजें आपके ग्रुप डी के अंदर जीके जीएस और करंट अफेयर के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अंत तक, जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती। तो हमारा दो क्लास हो चुका है संविधान के अंतर्गत कि संविधान सभा का इतिहास क्या रहा है और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ये दोनों बातें हमने दो पिछली क्लास में कर लिया हुआ है। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है संविधान निर्माण को लेकर होगा हमारा क्लास। और इसके बाद हमारा होगा जो संविधान लागू होना, संविधान कब लागू हुआ, किस तिथि को लागू हुआ और कितने अनुच्छेद बनाए गए, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सारे लोगों को पहले शेयर कर दिया करो, जैसे आप क्लास में आओ सारे लोगों को शेयर कर दो, बाकी खुद जो है उसको लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि कंटेंट आपको जो है अच्छा लग रहा है, बाकी क्लास जो है बेहतर जा रही है ना। तो सारे लोगों को शेयर कर देंगे, उसके बाद हम जो है क्लास जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो क्लास होने वाला है संविधान निर्माण से संबंधित सारी बातें होंगी और इसके बाद संविधान जब हमारा लागू होता है उसके बारे में सारी बातें होने वाली है। ठीक है, तो देखिए जो संविधान निर्माण होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और हमारा कैसा संविधान होगा ये बताया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारा केंद्रीय कक्ष होता है उसके अंदर। ठीक है, तो संविधान सभा में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया जाता है कि हमारा कैसा संविधान होने वाला है। और संविधान निर्माण के लिए आप जानते हैं बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था। तो बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया जिसमें प्रमुख समिति कौन थी आपकी, वो प्रारूप समिति थी। और उसके अलावा प्रारूप समिति के अलावा हमारी प्रमुख समितियां लगभग आप देखोगे तो कुल 13 समितियों का निर्माण किया गया था। आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा संविधान निर्माण किया गया कितनी समितियों के माध्यम से, तो यहाँ पर 13 समितियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। खैर वो हमारे बहस की बात नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां थी, कुल 13 समितियां। संविधान निर्माण के लिए 13 समितियों का निर्माण किया जाता है और इन 13 समितियों के माध्यम से देखोगे तो 13 समितियों के माध्यम से 3 वाचन किए जाते हैं। 3 वाचन का मतलब हमने कहा जो सारी बहस होती है, बहस को जो है वाचन कहा गया है। तो 3 बहसें 3 वाचन के माध्यम से, मतलब आप देखोगे आपका पहला वाचन होता है 9 नवंबर से लेकर 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक होता है। उसके बाद आप देखोगे आपका द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन आपका 15 नवंबर से लेकर आपका 17 अक्टूबर तक होता है। उसके बाद आपका तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन आपका होता है, आप देखोगे 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। तो ये 3 वाचनों के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा, मतलब सारी बहसें हो रही है और हमारा संविधान लिखा जा रहा है ना। तो सारी बहसें 3 वाचनों के माध्यम से होती हैं। आप देखोगे 114 दिन टोटल बहस होती है हमारे संविधान निर्माण के लिए। 114 दिन बहसों के बाद जो सारे उपबंध होते हैं, जो सारे नियम होते हैं, सारे कानून होते हैं, सारी चीजें लिखी जाती हैं संविधान के अंदर। तो 114 दिन बहस चलती है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में कितने दिन बहस हुई, तो आप देखोगे 114 दिन हमारी बहस होती है और 3 वाचन होते हैं। और उसके अंतर्गत आप देखोगे तो जब भी आपसे पूछा जाए, आप समितियों के बारे में याद रखना कितनी समितियां हैं इसके अंतर्गत, तो कुल 13 समितियों का निर्माण किया गया था हमारे संविधान निर्माण करने के लिए। तो कुल समितियां कितनी है, 13। वाचन कितने हैं, तो 3 वाचन। 3 वाचन के माध्यम से चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। ठीक,
और तीनों वाचन आप देखेंगे तो आपका प्रथम वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन और आपका तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, ठीक है। तो ये प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, इन तीन वाचनों के माध्यम से सारी बहस हो जाती है। तो कितनी ये जो बहसें होती है कितना दिन चलती है, ये हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो बहस होती है। तो हमने कहा प्रथम वाचन आपका, ये प्रथम वाचन जो हमारा चलेगा 4 नवंबर से लेकर 4 नवंबर से लेकर हमारा जो 9 नवंबर तक, 9 नवंबर 1947 तक। उसके बाद आप देखोगे द्वितीय वाचन आपका होता है, द्वितीय वाचन चलता है आपका 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर से लेकर आपका 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर 1947 तक, ठीक है। और आपका तृतीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक 1948 तक, ठीक है। तो तीन वाचनों के माध्यम से सारी बहसें होती हैं। और कुल जो बहस होती है, कुल कितने दिन बहस होती है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो जब भी बहस के बारे में पूछा जाए कि संविधान सभा के अंदर कुल कितने दिन बहस हुई, तो आप देखोगे तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो 114 दिन, 114 दिन कुल चर्चा होती है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए ये बात पता होना चाहिए कि कुल संविधान निर्माण के लिए कितने दिन चर्चा हुई, तो 114 दिन चर्चा होती है। बाकी तीन वाचनों के माध्यम से, तीन वाचन का मतलब है कि एक वाचन के अंतर्गत जो सारी बहस होगी उसके बाद लिखा जाएगा, फिर दूसरे वाचन में बहस होगी, फिर उसके बाद सारे प्रावधान लिखे जाएंगे, तीसरा वाचन होगा और बहस होगी, फिर सारे प्रावधान लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत ये तीन वाचन होते हैं। और इसके बाद जो है संविधान निर्माण किया जाता है, संविधान लिखा जाता है। और जब हमारा संविधान लिखा जाता है तो आप देखोगे यहां संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में तो इसके अंतर्गत, संविधान निर्माण के अंतर्गत आप जानते हैं कि कुछ, जैसे मान लीजिए पूरा संविधान लिखा जा रहा है तो उसके अंतर्गत कुछ भाग बनाए जाएंगे, अनुसूचियां बनाई जाएंगी या अनुच्छेद बनाए जाएंगे, आर्टिकल किसके अंतर्गत। नहीं तो संविधान लिखते वक्त क्या होगा, सारी बातें एक में हमने क्या है इस प्रकार से उसको अलग अलग पार्ट में नहीं किया जाएगा, तो उतना हमने कहा आसानी से समझ में चीजें नहीं आएंगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें पार्ट बनाए जाते हैं, हमारे संविधान में भाग बनाए जाते हैं, अनुसूचियां बनाई जाती है, और उसके अलावा क्या बनाए जाते हैं, अनुच्छेद बनाए जाते हैं, आर्टिकल बनाए जाते हैं। तो आप देखोगे हमारे संविधान जो निर्माण किया जा रहा है उस समय टोटल 300 कुल अनुच्छेदों की संख्या जब भी पूछा जाए तो कुल अनुच्छेद 395 और कुल अनुसूचियां कितनी हैं, तो कुल 8 अनुसूचियां हैं। और भाग कितने हैं टोटल, तो कुल भाग कितने हैं, 22 भाग, ठीक है। तो जो हमारा संविधान बनाया जा रहा है तो उसको जो है डिवाइड किया गया, उसको वर्गीकृत किया गया। वर्गीकरण करने के संदर्भ में वहां पर कुल अनुच्छेद कितने, आर्टिकल्स कितने रखे गए, एक एक आर्टिकल के अंदर एक बात लिखी जाएगी। तो आर्टिकल्स 395 बनाए गए। बाकी कुल अनुसूचियां 8 अनुसूचियां बनाई गई। अनुसूचियों के अंदर हमने कहा कि उसको संक्षेप में, जो आर्टिकल को संक्षेप में अगर कहा जाए, सारी चीजों को जो संविधान को लिखा गया संक्षेप में अगर उसको कहें तो उसके लिए अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में जब भी पूछा जाए कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी, तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद आप देखोगे कुल भाग, तो भाग कितने थे उस समय, तो मूल संविधान में 22 भाग थे। हालांकि आप वर्तमान समय में देखेंगे, इस समय अगर आप देखना चाहो इसको, तो वर्तमान समय में
वर्तमान समय में कितने आर्टिकल है टोटल? वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, कितने भाग या कितने आर्टिकल हो चुके हैं अभी तक? तो वर्तमान में आप देखोगे तो अगर आपसे कहा जाए वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल अनुच्छेदों की संख्या देखोगे तो हो चुके हैं 470 लगभग अनुच्छेद। 470 अनुच्छेद वर्तमान समय में है। और अगर भाग देखेंगे कुल कितने भाग हैं, तो कुल कितने भाग हो चुके हैं? तो अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूचियां हमारी 12 हो चुकी है। कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। और वर्तमान समय में कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय में कुल हमारे 25 भाग हैं। ठीक है, 25 भाग। तो ये हमने कहा मूल संविधान में। कभी कभी आपसे जब मूल संविधान में पूछा जाता है तो आप वहां गलत कर देते हो। तो मूल संविधान में जब पूछा जाए या वर्तमान में पूछा जाए तो दोनों चीजें अलग अलग होती है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, जो बढ़कर अब कितने हो चुके हैं? 470 अनुच्छेद अब तक हो चुके हैं। ठीक है, अब तक लेटेस्ट बता रहा हूं, आप देखोगे फरवरी तक इतने अनुच्छेद हो चुके हैं, 470 अनुच्छेद। उसके बाद आप देखोगे कुल अनुसूचियां, तो कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? पहले 8 थी, 4 बाद में और ऐड हो जाती है, तो कुल अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। मूल संविधान में पूछा जाए तो आप बताओगे 8 अनुसूचियां हैं। बाकी कुल भाग मूल संविधान में कितने थे? तो 22 थे। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग, कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमने कहा आर्टिकल, और इन आर्टिकल के जरिए हमने कहा संविधान हमारा लिखा जाता है। और जब आप देखोगे तो कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया जाता है, उसी दिन लागू हो जाते हैं। बाकी जब हमारा संविधान लागू होता है उस दिन सारे अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो ये सारी बातें याद रखिएगा, कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियां थे, कितने भाग बनाए गए, और ये जो हमारा संविधान बनाया गया तो इसको निर्माण करने में कितने दिन लगे। जब भी आपसे पूछा जाए संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगते हैं, संविधान निर्माण में समय। ठीक, तो संविधान निर्माण में आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। कितने? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 18 दिन। ठीक है, आप देखोगे जो सबसे कम समय लगता है, आप देखोगे जब अमेरिका का संविधान बनाया जाता है, अमेरिका का संविधान हमने कहा बहुत कम समय में बना दिया जाता है, 2-3 महीने में लगभग अमेरिका का संविधान निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन हमारे संविधान को बनाने में कितना वर्ष लग जाता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग जाता है। क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश इतना बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, और एक हिसाब से देखेंगे तो इतने सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, बहुत ज्यादा विविधता हमारे यहाँ। उसको देखते हुए अगर संविधान हमारा बनाया जाए तो बहुत सारे आर्टिकल हमारे यहाँ होंगे, बहुत सारे अनुसूचियां, भाग, इसलिए जो है ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो इस हिसाब से संविधान हमारा लिखा जाना है और इसीलिए जो है ज्यादा समय लगता है। तो ज्यादा समय लग रहा है, तो कितना समय टोटल लगा हमारे संविधान को लिखने में या संविधान निर्माण करने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। और अमेरिका के संविधान में तो 7 अनुच्छेद हैं, सब मिलाकर देखोगे तो 7 अनुच्छेद है। 7 अनुच्छेद को बनाने में कितना समय लगेगा? 2-3 महीने में उन्होंने अपना पूरा संविधान लिख लिया। लेकिन हमारा संविधान लिखने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग जाता है। ठीक है, तो ये संविधान निर्माण किया गया हमारा, और संविधान निर्माण करने के बाद उसको जो है अंगीकृत किया जाता है, फिर उसको जो है लागू किया जाता है। तो जब भी संविधान निर्माण के बारे में पूछा जाए तो 3 वाचनों के माध्यम से हमारा संविधान निर्माण किया जा रहा है। बाकी उसके लिए संविधान निर्माण के लिए 13 कुल कितनी समितियां बनाई गई हैं? 13 समितियां बनाई गई हैं। और कितने दिन बहस होती है? तो 144 दिन, 14 दिन जो है बहस होती है। और उसके बाद आप देखोगे तो बहस के माध्यम से हमारा संविधान जो है निर्माण किया जाता है। तो आप जब भी यहां देखिएगा तो अधिवेशन बहुत सारे किए जाते हैं। संविधान निर्माण के लिए बहुत सारे अधिवेशन भी किए जाते हैं। अधिवेशनों को लेकर होता क्या है कि अधिवेशन में जब भी आप देखोगे तो संविधान सभा की जो बैठक होती है, संविधान सभा की कुल बैठक
कुल बैठक 12 होती है। और अधिवेशन अगर पूछा जाए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो कुल अधिवेशन 11। ठीक है, तो कुल अधिवेशन कितने होते हैं संविधान सभा के, तो 11 अधिवेशन होते हैं। और इन अधिवेशनों के माध्यम से सारी चर्चाएं होती हैं। बाकी जब बैठक पूछा जाए कुल कितनी बैठक हुई, तो जो अंत में जो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक होती है, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है संविधान सभा की आखिरी बैठक किस दिन हुई, तो संविधान सभा की आखिरी बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है। तो उसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कुल बैठकों की संख्या हो जाती है 12। नहीं तो अगर पूछा जाए कुल अधिवेशन कितने हुए, तो संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो 11 अधिवेशनों के माध्यम से और 12 बैठकों के माध्यम से और 114 दिन के बहस के बाद 3 वाचनों के माध्यम से हमारा संविधान निर्माण किया जाता है। और हमारा संविधान 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियों और जो 22 भागों के माध्यम से तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तैयार करने के बाद क्या होता है संविधान की, जो हमारा संविधान को अब लागू किया जाएगा, लागू करने से पहले उस पर क्या होती है सहमति, मतलब इसको लागू करने के लिए उस पर हस्ताक्षर कराना पड़ता है और उसको अंगीकृत कराना पड़ता है। तो वो वाला जो चरण होता है वो हमारा अगला चरण होता है। ठीक है, इसके बाद आपका संविधान लागू होना। तो संविधान लागू होने के लिए आप देखोगे तो इसको जो लागू करना है, संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब उसको जो है लागू किया जाएगा। तो लागू करने से पहले आप देखोगे इसके अंतर्गत ये बहस हुई कि संविधान का नाम क्या रखा जाए। जो संविधान का निर्माण किया गया है, जो सारे प्रावधान लिखे गए हैं, जो नियम कानून लिखे गए हैं, तो उसके लिए जो बुक बनी है उस बुक का क्या नाम रखा जाए, इसके लिए बहस हुई। तो संविधान का नाम क्या रखा जाए, तो आप देखोगे इसके लिए एक आर्टिकल रखा गया है, अनुच्छेद आपका है 393। ठीक है, 393 अनुच्छेद 393 के अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत यह किया गया कि हमारा जो संविधान होगा इसका क्या नाम होगा, इसका नाम रखा गया भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए भारतीय, हमारे संविधान को भारतीय संविधान कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय संविधान कहा जाता है। और ये भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये नाम दिया गया है, तो अनुच्छेद 393 के अंतर्गत भारत के संविधान को भारतीय संविधान कहा गया। बाकी आप देखोगे तो जो आपका अनुच्छेद 394 है, अनुच्छेद 394 के द्वारा क्या कहा जाता है कि अब भारत का संविधान लागू किया जाएगा। तो संविधान को लागू करना, संविधान को लागू करना। ठीक है, तो संविधान को लागू करना ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया, ये कहा गया 394 अनुच्छेद के अंतर्गत कि संविधान को लागू किया जाएगा। और लागू करने से पहले इसको जो है अंगीकृत कराया जाएगा। अंगीकृत किसके माध्यम से होगा, अंगीकृत कौन करेगा, तो अंगीकृत जो है देश की जनता करेगी। हालांकि संविधान सभा करती है, लेकिन संविधान सभा कैसे बना है, देश की जनता के समर्थन के द्वारा बना है। तो देश की जनता के द्वारा उसको अंगीकृत किया जाएगा। तो आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत होता है। 26 नवंबर अंगीकृत कब होता है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। अंगीकृत का मतलब यह है कि स्वीकृति प्रदान की जाती है भारत की जनता के द्वारा। तो जब भी पूछा जाए अंगीकृत किसके द्वारा किया गया, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो आप बताओगे संविधान सभा के माध्यम से। संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता द्वारा, भारत की जनता द्वारा। ठीक, और हमारा संविधान कब अंगीकार हुआ, ऐसा आपसे पूछा जाता है, तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होता है। और इसी तिथि को, जो 26 नवंबर की तिथि है, ये 26 नवंबर की जो तिथि है, इसी तिथि को हमारा विधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विधि दिवस। तो जब भी पूछा जाए विधि दिवस कब मनाया जाता है,
तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को हमारा क्या होता है, विधि दिवस होता है। ठीक है, 26 नवंबर को। ठीक, तो संविधान हमारा अंगीकृत हो जाता है और आप देखोगे ये जब संविधान अंगीकृत किया जाता है तो जो इसकी बैठक होती है, जो हस्ताक्षर किया जाता है, अंगीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किया जाएगा, तो इस संविधान जो बनकर तैयार हुआ है उसकी 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया जाता है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। कितनी प्रतियों पर? 3 प्रतियों पर, क्योंकि जितने सारे सदस्य सम्मिलित हो रहे हैं तो वो जब हस्ताक्षर करेंगे तो जगह ज्यादा चाहिए ना, तो 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। और उस समय उपस्थित कितने सदस्य होते हैं? तो उस जो बैठक हुई है, जब हमारा संविधान 26 नवंबर की बैठक हुई, 26 नवंबर को जब अंगीकृत किया जा रहा है, तो उस दौरान जो बैठक हो रही है वहां पर देखोगे तो संविधान पर 284 सदस्यों के द्वारा 284 सदस्यों के द्वारा ठीक है, हस्ताक्षर किया जाता है। हस्ताक्षर किया जाता है तो 200 उस समय आप देखोगे कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। तो जो ये संविधान को अंगीकृत करने के लिए, अंगीकार करने के लिए जो कुल सदस्य उस समय उपस्थित हैं संविधान सभा के अंदर, कितने हैं टोटल? 284 सदस्य हैं। और 284 सदस्यों में से देखेंगे तो 8 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा के अंतर्गत हमारे जो संविधान अंगीकृत किया गया है संविधान की प्रतियों पर जो हस्ताक्षर करती है। कितनी महिलाएं? 8 महिलाएं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कितनी महिलाओं के द्वारा संविधान सभा की स्वीकृति के लिए उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, तो 8 महिलाएं सम्मिलित होती है 284 सदस्यों में। तो जो ये अंतिम बैठक हो रही है, अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को हो रही है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो रही है और अंतिम बैठक के अंदर जो संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, ये 284 लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8 महिलाएं भी सम्मिलित हैं संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो जब भी पूछा जाए अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन 284 सदस्य उपस्थित होते हैं और उसके अंतर्गत 8 महिलाएं भी होती हैं। 284 सदस्य और 8 महिलाओं के द्वारा उस पर संविधान सभा पर जो है हस्ताक्षर किया जाता है। उसके बाद हमारा संविधान जो है लागू हो जाता है। लागू कब किया जाएगा इसको? तो ये लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जो आपका अनुच्छेद 394 है उसके द्वारा कहा गया था कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो लागू होने वाली तिथि है लागू 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारा संविधान अंततः जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। और इस दिन 26 जनवरी 1950 को जब लागू होता है, आप देखोगे तो लागू जब किया गया तो इस दिन जो है सारे अनुच्छेद लागू कर दिए गए। सारे अनुच्छेद लागू कर दिए गए। ठीक है, क्योंकि जब हमारा 26 नवंबर 1949 को जिस दिन अंगीकार किया गया था संविधान, उस दिन कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, 16 अनुच्छेद। अंगीकार जब किया गया, अंगीकृत जिस दिन किया गया उस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, लेकिन सारे अनुच्छेदों को लागू नहीं किया गया था। बाद में जब हमारा 26 जनवरी 1950 आता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से जो है समस्त भारत के अंदर जो है इसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, सहमति लेकर, किसकी सहमति लेकर? तो संविधान सभा की सहमति, और संविधान सभा के माध्यम से पूरे देश की जनता की सहमति लेकर संविधान जो हमारा लागू किया जाता है। ठीक, इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को
एक बात और याद रखिएगा, जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो रही है हमारे संविधान सभा की, इसके बाद कभी हमारे संविधान सभा की बैठक नहीं होती। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक है, और अंतिम बैठक में ही आप देखोगे, अंतिम बैठक के अंतर्गत ही, इस बैठक के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, बाकी आप देखोगे 22 जुलाई 1947 को, एक बात याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को आपका ध्वज जो है स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 के अंतर्गत 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। ठीक है, तो आपके संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के निर्माण के बाद संविधान को लागू किया गया। अंततः इसके बाद सारी बातें जो आप देखोगे इसके अंतर्गत मैंने बताया, बाकी सारी बातें इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है हमारी, उसके अंतर्गत कि किस तरह से संवैधानिक इतिहास हमारा है, संविधान सभा का फिर निर्माण होता है, संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, उसके बाद हमारा जो है संविधान निर्माण होता है, और संविधान निर्माण के बाद संविधान लागू होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे इससे संबंधित जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं, सारे प्रश्न बनते हैं संविधान सभा के बारे में, जितने प्रश्न बनते हैं संविधान सभा के बारे में सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा होने वाला है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था ये पूछा गया है। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो जो हमारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ किस प्रकार से हुआ ये पूछा गया है। सीधे जनता के द्वारा तो हुआ नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा भी नहीं हुआ था, भारतीय राज्यों के शासकों ने नामांकन द्वारा, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो मैंने पिछले वाले क्लास में आपको बताया है कि हमारे जो संविधान सभा बनाई जा रही, जो संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा है, उसका उनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होने वाला है, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो संविधान सभा में सदस्य शामिल हो रहे हैं उनका निर्वाचन होने वाला किससे, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव किया गया। जो प्रांतीय विधानसभा जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, इसके अंतर्गत तो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने ही चुना संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन, तो द्वैध शासन आप जानते हैं लियोन कार्टिस इसके जो है जन्मदाता हैं, लियो कार्टिस। लियो कार्टिस द्वैध शासन के जन्मदाता है, और द्वैध शासन हमने कहा इसके अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था। और ये पूछा गया है द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो आप जानते हो ये जो आपका द्वैध शासन प्रांत कहाँ पे, केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या आपका जो है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो आपका जो संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा है, तो पहली बात संविधान सभा के निर्माण की बात जो कही जा रही है किस अधिनियम के द्वारा कहा जा रहा है, या किस जो है मिशन के द्वारा कहा जा रहा है। तो आप देखोगे साइमन कमीशन या क्रिप्स मिशन या भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो आप जानते हैं जो
संविधान सभा के निर्माण की सबसे पहले बात कही जाती है, तो संविधान सभा के निर्माण की जो सबसे पहले बात कही जाती है किसके माध्यम से कही जाती है? क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा जाता है। क्रिप्स मिशन आपका जब आता है 1942 में, कब आता है? 1942 में। ठीक, तो क्रिप्स मिशन क्रिप्स के द्वारा लाया जाता है, क्रिप्स लेकर आते हैं वहां पर, जो उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा भेजा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव को, और क्रिप्स प्रस्ताव को आप जानते हैं ठुकरा दिया जाता है। गांधी जी इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन के बारे में तो पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है गांधी जी के द्वारा, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। आप जानते हैं कि जो है पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया? गांधी जी के द्वारा। मतलब इसको स्वीकार नहीं किया जाता, क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता, ये फेल हो जाता है। और आता कब? ये 1942 में आता है, और इसी में पहली बार संविधान सभा की बात कही जाती है। ठीक है, क्रिप्स मिशन के माध्यम से। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किस पार्टी के द्वारा? कौन सी पार्टी ऐसी होती है जो संविधान सभा के निर्माण की बात सबसे पहले कहती है? किस पार्टी के द्वारा कहा जाता है? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग के द्वारा 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। तो जो पार्टी संविधान सभा के निर्माण की सबसे पहले बात करती है वो कौन सी पार्टी होती है? वो पार्टी होती है आपकी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में पहली बार इसके बारे में कहा जाता है, संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा होना चाहिए, संविधान सभा बननी चाहिए, और संविधान सभा के माध्यम से भारत का संविधान जो है लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो पार्टी संविधान सभा के निर्माण के बारे में बात करती है वो कौन सी पार्टी होती है? स्वराज पार्टी होती है, 1934 में ये बात कहती है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं, अगर व्यक्ति के रूप में आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो है कौन से व्यक्ति जो है संविधान सभा के बारे में बात करते हैं, तो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक 1895 में उनका जो स्वराज विधेयक आता है, स्वराज विधेयक में पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया जाता है कि भारत का संविधान सभा होना चाहिए, उसके माध्यम से संविधान का निर्माण भारत वाले खुद ही करें, है ना। तो जब भी व्यक्ति के रूप में पूछा जाए, सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं अपने स्वराज विधेयक में। चलिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया है किसके माध्यम से रखा गया? ये पूछा गया है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा। तो आप जानते हैं जो प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आप जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब? 13 नवंबर 1946 को, 13 नवंबर 1946 को। तो 13 नवंबर 1946 को ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव, या जिसको प्रस्तावना का जो प्रस्ताव कहा गया है, इसको प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आप जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो हम संविधान निर्माण करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें, किस प्रकार से चीजें लिखी जानी है, हमारा मतलब विजन क्या है, हमारे देश को लेकर, हमारे अखंड भारत को लेकर हमारा विजन क्या है, वही उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के बीच में हमने कहा खड़े होकर उनके द्वारा जो वचन किया जाता है, जो बताया जाता है, उसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया है। ठीक है, कि हमारा संविधान जो निर्माण किया जाएगा किस प्रकार से सारी चीजें उसके अंतर्गत होंगी। तो 13 नवंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। तो सही विकल्प होगा हमारा सी वाला। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो पूछा गया है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? जब 1946 का चुनाव होता है तो मुस्लिम लीग के द्वारा किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बिहार, पंजाब, बंगाल। तो आप जानते हैं मुस्लिम लीग ने जो सरकार बनाई थी उस समय जब हमारा संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण की सारी प्रक्रिया चल रही, तो जो चुनाव हुआ उसके दौरान आप देखोगे बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपना सरकार बनाया था, बंगाल के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था ये पूछा गया है। भारत की संसद द्वारा, मतलब किसके द्वारा अपनाया गया था? भारत की संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा।
तो भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसका मतलब भारतीय संविधान को जब अंगीकृत किया गया, अंगीकार किया गया, तो किसके द्वारा अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया, ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान को अंगीकृत किसके माध्यम से किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, या अगर कहें तो भारतीय संविधान सभा द्वारा या जनता द्वारा, देश की जनता द्वारा। तो अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को स्वीकार किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो संविधान सभा बनी है ये जनता के माध्यम से ही बनी है, जनता के प्रतिनिधि ही संविधान सभा में भाग लिए है ना, तो ये कह सकते हैं भारतीय संविधान के माध्यम से भारत देश की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है, तो भारत जब स्वतंत्र होने के बाद आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके पहले ही 1945 में हमने कहा द्वितीय विश्व युद्ध आपका समाप्त हो जाता है, तो आप देखोगे तो वहां पर एक नई सरकार बनती है, ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार का निर्वाचन होता है। वो कौन सी पार्टी होती है पूछा गया है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी या कांग्रेस पार्टी। तो आप जानते हैं क्लीमेंट इटली जो प्रधानमंत्री बनते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, इंग्लैंड के अंदर एक नई सरकार स्थापित होती है, वो सरकार कौन सी होती है, लेबर पार्टी की। तो लेबर पार्टी की सरकार होती है स्वतंत्रता के बाद। जब इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार आती है, तो लेबर पार्टी की सरकार आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली। तो क्लीमेंट इटली इस लेबर पार्टी के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये जो है स्वतंत्रता के समय आप देखोगे इंग्लैंड में ये नई पार्टी की सरकार बन रही है। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो संविधान सभा में आप देखोगे जो भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ कहां से हुआ, तो आप देखोगे पहली बार जो संविधान सभा में सम्मिलित मतलब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मिलित हो रहे हैं, तो पहली बार इनका निर्वाचन होता है पूर्वी बंगाल से। कहां से होता है? पूर्वी बंगाल से, पूर्वी बंगाल से इनका निर्वाचन होता पूर्वी बंगाल से। लेकिन आप देखोगे तो ये जो बंगाल होता है ये पाकिस्तान में चला जाता है, बंगाल जो होता है पाकिस्तान में चला जाता है, उसके चलते इनका निर्वाचन दोबारा किया जाता है। और इनका दोबारा निर्वाचन कहां से होता है, तो पहले यहाँ पहला पूछा गया है, तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल से। मतलब क्या पूछा गया, बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, तो आगे देखोगे निर्वाचन इनका हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। पुणे जो सीट थी, पुणे की सीट से, तो पुणे की सीट से, और पुणे की सीट पर आप देखोगे तो एम.आर. जयकर, एम.आर. जयकर, एम.आर. जयकर, तो एम.आर. जयकर इनकी सीट को खाली कराया गया। पुणे सीट पे ये सदस्य थे, एम.आर. जयकर इनकी सीट को खाली करा के वहां से उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है फिर से जो है सदस्यता प्रदान की गई और संविधान सभा में फिर ये सम्मिलित होते हैं। तो पहली बार जो चुनाव हुआ था वो पूर्वी बंगाल से निर्वाचित किए गए थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद दूसरी बार जब चुनाव होता है तो ये कहाँ से निर्वाचित किए जाते हैं, उपचुनाव कराया जाता है। इनको हटाकर मतलब इनको जो है वहां से हटा, क्योंकि प्रमुख व्यक्ति हैं संविधान निर्माण के बारे में देखें तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान है या संविधान कहें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो सारी चीजें इनके आसपास घूमने वाली हैं। इस प्रमुख व्यक्ति को तो रहना ही पड़ेगा संविधान सभा के अंदर, इसलिए इनका निर्वाचन होना ही पड़ेगा। तो इनको जो है जो यहाँ का मुंबई प्रेसिडेंसी की सीट होती है पुणे, यहाँ से इनको निर्वाचित दोबारा किया जाता है एम.आर. जयकर को सीट को खाली करा के। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए पहली बार कहाँ से निर्वाचित हुए संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो आप बताओगे पूर्वी बंगाल से। लेकिन बंगाल जो है पाकिस्तान में जब विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है, तो इनको दोबारा निर्वाचित किया जाता है पुणे की मुंबई प्रेसिडेंसी सीट से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कटाक्ष किसके द्वारा किया गया है? तो यह कटाक्ष किया गया है ऑस्टिन के द्वारा। ऑस्टिन ने बात कही है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो आप देखोगे तो जो निर्वाचन हुआ था, सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था, जो संविधान सभा में सारे सदस्य सम्मिलित हुए थे, ज्यादा देखोगे कहाँ से थे? कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के बड़ी पार्टी होने के नाते वहां के सारे सदस्य ज्यादा भाग लेते हैं, 208 सदस्य। हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो
208 सदस्य भाग लेते हैं संविधान सभा में, इसीलिए ज्यादा सदस्य कांग्रेस के ही होते हैं। इसीलिए कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये युक्ति बहुत पूछी जाती है, ये लाइन बहुत पूछी जाती है। ये लाइन किसके द्वारा कहा गया है, तो आप याद रखिएगा, ऑस्टिन ने एक कटाक्ष करते हुए कहा था। ठीक है, अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। प्रांतों, इसको प्रांतों कैसे निर्वाचित हुए थे ये पूछा गया है। जो संविधान सभा में सारे सदस्य आए हुए हैं, ये कहां से आए हुए हैं, किस प्रकार से आए हुए हैं, ये प्रश्न हमारा पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जो सारे सदस्य संविधान सभा में आए हुए हैं कैसे हैं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। कैसे? प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। विशेषज्ञता के आधार पर नहीं आए थे, वो विशेषज्ञ उसमें बहुत सारे थे, लेकिन हमने कहा निर्वाचन तो होना ही था ना, तो निर्वाचित होकर ही आए थे। तो कैसे निर्वाचित हुए थे? प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभा के जो सारे सदस्य थे, उन्होंने जो है चुना था सदस्यों को जो संविधान सभा में शामिल होने वाले हैं उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारतीय संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है उसी को कहा गया उद्घाटन। भारतीय संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो पहली बैठक के अंतर्गत अध्यक्षता कौन करने वाले व्यक्ति, ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं पहली बैठक जब आपकी होती है कब होती है, तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और पहली बैठक में जो आपके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं पहली बैठक के अंदर, उद्घाटन बैठक के अंदर? तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। बाद में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया जाता है? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इनको, कब? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी बैठक, ओ क्या कहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है 11 दिसंबर 1946 को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, इतनी बातें यहां से याद रखोगे। अगला प्रश्न हमारा है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैंने आपको बताया था कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए हुए थे। 3 सदस्य आपका ये मिशन था, कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था, और 3 सदस्य के अंदर मैंने आपको ये बताया था पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इस जो 3 सदस्य आपका कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत चलकर आया था, तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो आपके पैथिक लॉरेंस थे, बाकी 2 अन्य सदस्य थे। तो कौन इसमें से नहीं था ये पूछा गया। 3 सदस्य था तो 4 लोग तो होंगे नहीं इसमें, तो कौन इसमें नहीं था? आप जानते हैं विलियम वुड इसके अंतर्गत नहीं थे, बाकी सारे सदस्य थे। तो सही विकल्प आपका ये होगा विलियम वुड। विलियम वुड आपके इस जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत नहीं है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत विलियम वुड नहीं है, बाकी पैथिक लॉरेंस है, और आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, और आपके एबी अलेक्जेंडर है। ये तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के अंतर्गत होते हैं। और इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष आपके पैथिक लॉरेंस होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। तो जब भी पूछा जाए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस थे। बाकी 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो एक आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और दूसरे आपके एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था। मैंने आपको बताया कि संविधान सभा जब संविधान सभा का निर्माण हो गया तो संविधान को लिखने के लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया, और कुल लगभग देखेंगे तो 13 समितियों का निर्माण किया गया था। कुल कितनी समितियों का निर्माण किया गया था? 13 समितियों का निर्माण किया गया था। और उसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? बहुत सारे, जैसे आप देखोगे संघ समिति, झंडा समिति, इस तरह से प्रारूप समिति या नियम समिति, बहुत सारी समितियां बनी थी। तो इसके अंतर्गत जो आपकी प्रांतीय समिति है ना, और मूल अधिकारों को लेकर समिति,
तो ये पूछा गया है अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन उस समय बने थे। ये जो इस प्रकार की समिति थी, तो इसके जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब भी पूछा जाए अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके अलावा ये प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति, प्रांतीय जो समिति का निर्माण किया गया था, मतलब प्रांतों की क्या क्या समस्याएं हैं उसको भी तो संविधान में लिखा जाना है। तो प्रांतों की जो जो समस्याएं थी उसको लिखने के लिए एक प्रांतीय समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष बनाए गए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो दो समितियों के अध्यक्ष हैं ये, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई है उसके भी अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में कितने पार्टी में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? प्रांत में, यह है प्रांत, पार्टी नहीं प्रांत। 1937 के चुनाव में कितने प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो जब 1937 का चुनाव होता है और 1937 के चुनाव के अंतर्गत कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, पूछा गया है। 5 प्रांतों में, 7 प्रांतों में, 11 प्रांतों में या 9 प्रांतों में। तो जो कांग्रेस की सरकार बनती है 1937 के चुनाव में, ये 11 प्रांतों में इसकी सरकार बनती है। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? मतलब प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? आप जानते हैं जो हमारा संविधान निर्माण किया जा रहा है, संविधान निर्माण से पहले ही अंतरिम सरकार की घोषणा होती है या अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाता है। तो अंतरिम सरकार का निर्माण आप देखोगे अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाता है। अंतरिम सरकार में आप देखोगे जो अध्यक्ष हैं वो बेबल रहते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं अंतरिम सरकार में, और बहुत सारे मंत्री वगैरह उसके अंतर्गत आप होते हैं। तो अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो आप देखोगे 25 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को या 22 अगस्त 1946 को। तो जो अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है, अंतरिम सरकार कब बन रही है, तो इसकी घोषणा की जा रही है 22 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का निर्माण कब हो रहा है? 22 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार, और जब भी पूछा जाए अंतरिम सरकार के अंतर्गत अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बेबल, और उपाध्यक्ष जो थे इसके अंतर्गत उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 22 अगस्त 1946 को। चलिए अगला है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो नेटिव मैरिज एक्ट, बहुत सारे एक्ट जब अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे एक्ट भेजे जाते हैं उसी के अंतर्गत ये आपका नेटिव मैरिज एक्ट आता है। और ये किस वर्ष पारित किया जाता है? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये 1872 में पारित किया जाता है। तो जब भी पूछा जाए नेटिव मैरिज एक्ट, तो नेटिव मैरिज एक्ट मतलब भारत के लिए बनाया गया है। ये एक्ट किसके लिए बनाया गया है? भारत के लिए बनाया गया है। और नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जो है 1872 में इस एक्ट की स्थापना की जाती है। उसके बाद अगला है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो चाय और चीनी को छोड़कर, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। जो व्यापारिक अधिकार था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया गया था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत हमने कहा चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए, चीन के साथ व्यापार कर सकता है, ये चीनी नहीं, ये चीन है, चीन है। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए जाते हैं। किस एक्ट के माध्यम से? तो आपका जो 1813 का चार्टर अधिनियम होता है,
1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ही चाय और चीन के साथ व्यापार को इसको छोड़कर बाकी सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन तो आप जानते हैं बी एन राव के द्वारा, एम एन राय के द्वारा, एम एन राय नहीं राव, तो एम एन राय के द्वारा संवैधानिक रूप से जो आप देखोगे संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया जाता है? तो संवैधानिक सलाहकार होते हैं आपके ये संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार होने के नाते औपचारिक रूप से जो विचार प्रस्तुत किया था संविधान सभा का, औपचारिक रूप से सबसे पहले विचार यही प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ये विचार सबसे पहले एम एन राय के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए पहला संवैधानिक सलाहकार कौन है, वो भी एम एन राय है। और उसके अलावा संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, ये भी किसके द्वारा बताया जाता है? ये एम एन राय के द्वारा ही बताया जाता है। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट मिशन की जो योजना है इसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी कि संविधान सभा जो हमारा बनने वाला है इसमें कुल कितने सदस्य होने वाले हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या आपको पता है कितने थे? 389। ये जो कैबिनेट मिशन हमारा आया था, कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, कितनी? 389 होगी। ठीक है, आप जानते हैं 296 सीटों पर ही चुनाव होता है, निर्वाचन होता है 296 ही सीटों पर। निर्वाचन कितनी सीटों पर होता है? 296। कुल तो निर्धारित की गई थी 389, लेकिन जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है संविधान सभा के सदस्यों का, वो कुल कितने सीटों पर होता है? 296 सीटों पर ही होता है, जिसमें से आप जानते हैं ये 292 प्रांतों से होते हैं। 292 सदस्य कहां से होते हैं? प्रांतों से होते हैं। बाकी 93 सदस्य कहां से होते हैं? देशी रियासतों से होते हैं, देशी रियासतों से। तो देशी रियासतों से 93 सदस्य और प्रांतों से 292 सदस्य। बाकी निर्वाचन कितनी सीटों पर हुआ? तो 296 सीटों पर निर्वाचन होता है, लेकिन कुल सीटें कितनी निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो 389 सीटें कुल निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, कुल सीटें कुल 389। ठीक है, अगला है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों के द्वारा भाग नहीं लिया गया संविधान सभा में? किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया? कश्मीर, मैसूर रियासत, हैदराबाद, जूनागढ़ रियासत। तो हैदराबाद जो रियासत थी इसने जो है संविधान सभा में, मतलब यहाँ के सदस्य जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे, हैदराबाद के जो सारे देशी रियासतों के सदस्य थे। ठीक है, तो हैदराबाद रियासत ने जो है हमारी संविधान सभा के अंदर भाग नहीं लिया था, इनके सदस्यों ने जो है भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा के अंदर किस का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? किस प्रांत के ज्यादा सदस्य हमारे संविधान सभा में आए थे? हमारे संविधान सभा में जो चुनकर आए थे सदस्य, सबसे ज्यादा कहां से चुनकर आए थे? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? कश्मीर का, संयुक्त प्रांत का, हैदराबाद का, जूनागढ़ का। तो जो सबसे ज्यादा सदस्य चुनकर आए थे वो आपके संयुक्त प्रांत से आए थे। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत कहने का मतलब जो आपका उत्तरी भारत का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ये सारे जो क्षेत्र हुआ करते थे उस समय, इसको क्या कहा जाता था? इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य आए थे हमारी संविधान सभा के अंदर। ठीक है, अगला संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, मतलब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ? 1950 में, 1948 में, 1946 में या 1947 में? तो संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव किया गया, ये कब किया गया? 1946 में किया गया संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, तो 296 सीटों पर चुनाव होता है, आप जानते हैं 296 सीटों पर चुनाव होता है। बाकी मैंने आपको बताया कि कहां से कितना चुनकर आते हैं। तो कांग्रेस से 208
चुनकर आते हैं। बाकी आप देखोगे तो आपके 73 सदस्य मुस्लिम लीग के आते हैं, बाकी 8 सदस्य निर्दलीय आते हैं, अन्य और बाकी जो अन्य दलों से बहुत सारे सदस्य चुनकर आते हैं। हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया? तो हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकार किया गया हमारा संविधान, ये पूछा गया है। 26 नवंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। बताइए। तो हमारा जो संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत किया जाता है, अंगीकार किया जाता है, कब किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत होता है। ठीक है, अंगीकृत होता है 26 नवंबर 1949 को। बाकी आप जानते हैं 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है, द्वितीय बैठक होती है संविधान सभा की, संविधान सभा की। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और 9 नवंबर 1946 को इस तिथि को कुछ नहीं होता। बाकी आप देखोगे 9 दिसंबर 1946 को, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक संविधान सभा की, संविधान सभा की। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, बाकी अंगीकृत कब किया गया हमारा संविधान? तो 26 नवंबर 1946 को अंगीकार किया गया। 26 नवंबर को ही हमारा विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, अंतिम प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान सभा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। जो भारत की संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब जो है स्वीकार किया, अंगीकार किया, कब स्वीकार किया उसको? तो 26 नवंबर 1946 को, 24 जनवरी 1950 को, 13 दिसंबर 1946 को या 22 जुलाई 1947 को। तो मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया जाता है, ये पूछा गया हमसे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा झंडा है, ये कब अपनाया गया, ये पूछा गया है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा झंडा का जो है अपनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। बाकी जब भी पूछा जाए आखिरी बैठक कब होती है, तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक, आखिरी बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद संविधान सभा की कभी बैठक नहीं होती। ठीक है, और वही जो संविधान सभा होती है उसको जो है संसद के रूप में, हमारी एक जो है संसद के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो संविधान सभा जब समाप्त किया जाता है संविधान सभा को, संविधान सभा ही हमारी संसद के रूप में कार्य करने लगती है। ठीक है, तो आज के जो सारे प्रश्न थे उसके बारे में बात किया, बाकी संविधान निर्माण के बारे में बात किया, संविधान को कैसे लागू किया गया उसके बारे में बात किया, और सारे क्वेश्चनों के बारे में, जो संविधान सभा के बारे में सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, सारे प्रश्न आते हैं संविधान सभा के बारे में। ये यहाँ से जितना आप देखोगे तो सारे प्रश्न कभी कभी ना, हमने कहा प्रीवियस ईयर, जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से आपको ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास से रोज आप जुड़िए और पूरा क्लास आप रोज देखा करिए, जिससे आपके सारे प्रश्न, जो जितने भी प्रश्न आपके ग्रुप डी में आने वाले हैं पॉलिटी से, संविधान से, सारा मैं आपका कवर कराने वाला हूं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब क्लासें आपकी लगातार चलेंगी और ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी ग्रुप डी परीक्षा के लिए। तो सारे लोग टाइम से जुड़ जाइए और पूरा क्लास जब देखिए पूरा क्लास देखा करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।